नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स एजुकेशन पर। आज हम उन प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें कि या तो कोचिंग वालों ने आंसर बताने में गलतियां की हैं या कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिसमें कि कन्फ्यूजन हो सकता है। अब वो उस प्रश्न में क्या होगा कि बीपीएससी के पाले में गेंद रहेगा कि बीपीएससी जो है सो उसमें कोई भी ऑप्शन चूज कर सकती है। जिस कड़ी में कि यह पहला क्वेश्चन जो है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इस सभी प्रश्नों का हमने उसका जो सबूत जो है सीआरटी एनसीईआरटी पुस्तकों से हमने इसमें लाया है। तो इसमें दिया गया है कि किस वर्ष स्थापित की, ऑप्शन में है 1861, 1818, 1854। ठीक है, तो कोचिंग वालों ने इसका आंसर बता दिया है 1854। ठीक ना, कोचिंग वाले ने इसका आंसर 1854 बता दिया है। लेकिन जब आप 8वां क्लास और 10वां का जब सीआरटी का अध्ययन करेंगे तो उसमें 1818 दिया गया है। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे 1818 इसमें हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपका कक्षा 8 का जो इतिहास उसमें दिया हुआ है ना, कि अपने देश में पहला कपड़ा मिल 1818 में कलकत्ता में लाई गई थी, लेकिन असल कामयाबी 1854 में मिली। अब गौर कीजिए, जब 1818 में लाया गया था तो पहला यदि होगा तो इसमें 1818 ही होना चाहिए, है ना। कामयाबी मिला 1854 में, लेकिन पहला स्थापना जो है सो हुआ था 1818 में। ऐसा 10वें वर्ग के इतिहास में भी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो सकता है। हम 10वां में जो इतिहास में दिया गया है उसको भी हम इस वीडियो के स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि दिया गया है कि 1818 में पहला कलकत्ता में, 1854 में ये। तो कोचिंग वाले ने जैसे कि बताया है 1854, तो जिनको कि उसमें बीपीएससी का आंसर जो है वो हो सकता है 1818। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है ना। यहाँ भी जो है सो इटली के एकीकरण के जनक के रूप में कोचिंग वालों ने मेजनी बताया है। ठीक है, लेकिन इसमें हो सकता है क्योंकि मेजनी प्रयास किया था पहली बार, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। इसका जो सही से एकीकरण किया गया था वो गेरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो वास्तविक आंसर है, इसके लिए हम बीएससी पर ही निर्भर रहेंगे। वह मेजनी भी दे सकता है और गेरिबाल्डी भी दे सकता है। गेरिबाल्डी इसलिए दे सकता है क्योंकि इन्होंने क्या किया, उसमें प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, और इनके द्वारा जो है सो इटली के अधिकतर भागों का एकीकरण किया गया, इसलिए इसमें गेरिबाल्डी भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है सो कोचिंग वालों ने क्या किया, तो कह दिया कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई, तो उन्होंने बता दिया वर्साई की संधि। लेकिन इसका वर्ग 9 में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि राष्ट्र संघ की स्थापना जो है, यहाँ देखिए, इसमें आप जब देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए कि पारस्परिक वर्ष युद्ध के आरंभ से इंग्लैंड फ्रांस युद्ध समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी। देख लीजिए, आप लोग गौर से देखिएगा, युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना की बात हम यदि करेंगे तो इसमें हो जाएगा पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है, जो पेरिस शांति सम्मेलन यहाँ पर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस कारण से जो है यह ऑप्शन इसका जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, बीपीएससी का ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, लेकिन कोचिंग वालों ने इसमें वर्साई की संधि बताया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई। ठीक है, तो उसमें कोचिंग वालों ने बता दिया है, यूट्यूब पर जितना भी आंसर डाला है, गूगल से सर्च मार के या जैसे भी, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप दिया है। लेकिन जब हम 9th बुक का अध्ययन करेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे, तब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि अबिसिनिया पर इटली के आक्रमण का सभी राष्ट्रों ने विरोध किया और इटली पर आर्थिक, परंतु मुसोलिनी की धमकी ने फ्रांस और इंग्लैंड में ऐसा करने से रोका। इससे राष्ट्र संघ की निर्बलता स्पष्ट रूप से उजागर हुई। ठीक है, उसका हिटलर की अवहेलनापूर्ण नीति का राष्ट्र संघ का कोई विरोध नहीं हुआ, एक यह भी कारण था, है ना। तो ये जो है, ये दोनों कारण जो है इसमें है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि एबिसिनिया पर इतावली आक्रमण। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, और जापान पर मंचूरिया का आक्रमण, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर बीपीएससी जो है या तो बी देगा चाहे डी देगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत कह रहा है, गिरावट की शुरुआत, तो शुरुआत मतलब फर्स्ट चीज, तो फर्स्ट चीज ऐसे में प्रभावी जो होता है वह बी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बी भी हो सकता है और इसका आंसर डी भी हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन था, यहाँ पर हम सभी क्वेश्चनों का जो ये है हम लेकर के आए हैं, जिसमें कि इसमें हमने इसका सबूत भी इसमें पेश करने की कोशिश की है कि इसका क्यों यह हो सकता है। और आप लोग यदि चाहेंगे जब चैलेंज करना होगा तो आप इस सबूतों के साथ चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कौन सा अंग शरीर को संतुलन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो बहुत सारे कोचिंग में
नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो मेन कोचिंग वाले हैं जो कि अपने आप को कहते हैं कि फिर भी कलम संभाले हैं, उन्होंने अपना आंसर कान दिया है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ये जीएस का पेपर का क्वेश्चन है, उन्होंने कह दिया है क्या, कान। लेकिन आप जब गौर से क्वेश्चन को देखिएगा, अंग को संतुलन, तो इसका होना चाहिए क्या, सेरिबेलम, जो कि डायरेक्ट किताब में है, एनसीईआरटी बेस्ड जो किताब आता है उस किताब में है, और इसमें आपको सेरिबेलम दिया गया है, जो कि इसमें हम इस आपके स्क्रीन पर जो है सो यह आपको दिखाई देगा, जिसमें कि इसका आंसर क्या होगा, सेरिबेलम होगा। सेरिबेलम जो होता है जो कि नियंत्रण का काम करता है, शारीरिक संतुलन का, शरीर के संतुलन के नियंत्रण का काम करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए था ए, सेरिबेलम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में गौर से पढ़िएगा। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ हरिपुरा और त्रिपुरी 2 बार उन्होंने किया था, 1938 में, 1939 में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि किस वर्ष अध्यक्ष थे, यदि कहेगा किस वर्ष अध्यक्षता की, ठीक है, जब कहेगा किस वर्ष अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता उन्होंने केवल 38 में किया था, क्योंकि 39 में उन्होंने अध्यक्षता करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद की राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। इसलिए किस वर्ष अध्यक्षता की, तो किस वर्ष अध्यक्षता की, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि अध्यक्षता तो 38 में किए, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिए, कह रहा है किस वर्ष अध्यक्ष थे। ठीक ना, जब कह रहा है किस वर्ष अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष तो 38 में भी चुने गए और 39 में भी चुने गए, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जो बीपीएससी देगा वह उसका आंसर आएगा डी। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी का क्या लिख दिया, यह क्वेश्चन अब गेंद बीपीएससी के पाले में है, या तो क्वेश्चन का आंसर दे देगा डी, सॉरी इसका, हाँ इस हिसाब से दे देगा कि अध्यक्ष थे तो डी, अध्यक्षता की तो 38, लेकिन बीपीएससी है वह 38 भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष दोनों साल थे, चुने गए अध्यक्ष 39 में भी भले उन्होंने अध्यक्षता नहीं की। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन। अब मैंगनीज का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो इसमें फोटोग्राफी उद्योग बताया गया है कोचिंग के द्वारा, लेकिन इसमें जो है ये यहाँ पर जो है फोटोग्राफी में जो सुपेरियम यानी कि ब्रोमियम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है ना, इसमें जो होगा आपको, सो इसमें मुख्य रूप से जो होना चाहिए था कि लोह उत्पाद में जो होता है इसका प्रयोग होता है मैंगनीज का उपयोग। ठीक है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए था सो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बैटरी जो है, बैटरी जो हो गया, इसमें जिंक का होता है, उसका सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, माचिस उद्योग में फास्फोरस का होता है। तो यहाँ पर क्या था, तो इसके हिसाब से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर बीपीएससी का हो सकता है, जबकि फोटोग्राफी उद्योग बता दिया गया है कोचिंग वालों के द्वारा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऊपर भी है इसमें, जिसमें कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि तालाबों, टैंकों और कृत्रिम जलाशयों में मछली पालने के और प्रजनन को कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मछली के पालन और प्रजनन, केवल मछली का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोचिंग वालों ने कह दिया जलीय कृषि। जलीय कृषि में मछली नहीं हो, जलीय कृषि में तब आप मछली देंगे, फिर मखाना भी देना पड़ेगा आपको जलीय कृषि में। जलीय कृषि में आपको तब जो भी कृषि जल में होता है सब देना पड़ेगा। यहाँ पर केवल किसका बात कर रहा है, मछली के पालन और प्रजनन। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो मत्स्य पालन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मछली का पालन और प्रजनन का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए मत्स्य पालन, क्योंकि कोचिंग वालों ने कहा दिया जलीय कृषि हो सकता है उनका। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें कह रहा है कि औद्योगिकरण ने कौन सी असमानताएं कम हो रही है। ठीक है, कौन सी असमानताएं कम हो रही है, तो कोचिंग वालों ने क्या कहा कि सामाजिक और आर्थिक, और इसके हिसाब से उन्होंने कहा इनमें से एक से अधिक। लेकिन जब आप ढंग से देखिएगा, अपने स्तर से जब सोचिएगा कि आर्थिक असमानताएं औद्योगिकरण के फलस्वरूप कम नहीं हुई है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि गरीब और गरीब हो रहे हैं और अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, है ना, ये है। इस हिसाब से हाँ, सामाजिक असमानताएं जहाँ तक है कि लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव जो है समाप्त हुआ है, जात पात का भेदभाव मिटा है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप एक ही कारखाने में विभिन्न जाति वर्ग समूह के लोग साथ काम करते हैं, वहाँ उनमें कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। इसलिए सामाजिक विभिन्नताएं कम होना सही है, लेकिन आर्थिक असमानता कम होना सही नहीं है, क्योंकि आर्थिक असमानता कमने के बजाय बढ़ ही रही है। मजदूर की स्थिति बद से बदतर हो रही है दिन ब दिन, और जो कंपनी के मालिक है उनकी स्थिति दिन से दिन बढ़िया होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो सकता है। हालांकि हम इसमें ये नहीं करेंगे, डी भी हो सकता है, लेकिन वह बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा इसका आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? ठीक है, तो इसमें जो है सोन और कोसी दोनों होगा। इस हिसाब से जो इसका आंसर एक से अधिक हो सकता है। अब बीपीएससी हो सकता है कि कोसी नदी घाटी परियोजना को नहीं माने, सोन नदी घाटी परियोजना को केवल माने, तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है सोन नदी घाटी परियोजना भी हो सकता है। ठीक है, तो यह जो है यह आंसर भी जो है बीपीएससी के पाले में है। इसका आंसर बीपीएससी इस पर निर्णय लेगी कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि 1917 के क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? ठीक है, बोल्शेविकों का नारा क्या था? ठीक है, तो 1917 में बोल्शेविकों ने नारा दिया था शांति, भूमि और रोटी। ठीक है, जो जिसके बाद कि लेनिन ने जो है अप्रैल 33 के द्वारा भी इसमें शांति, भूमि और रोटी का वर्णन किया था। ठीक है, इसमें एक से अधिक लगाया गया है, यानी कि बहुत सारे कोचिंग वालों ने बताया है, लेकिन जब इसका किताबों से इसका अध्ययन किए तो देखिए कि उसमें शांति, भूमि और रोटी का जिक्र है। ठीक है, तो ये भी जो है आपको इसका आंसर भी बीपीएससी पर है कि वह अब सी मानता है कि डी मानती है, आयोग पर के ऊपर निर्भर करेगा इसका भी आंसर। ठीक है, और अब देखिए ये क्वेश्चन है आपको इकोनॉमिक्स से, ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, कह रहा है प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? देखिए अब यहाँ पर क्या किया बीपीएससी ने कि ये नहीं दिया कि प्रथम भारतीय या विश्व में प्रथम। ठीक है, अब जब ऐसी स्थिति है कि प्रथम भारतीय या विश्व में प्रथम का नाम नहीं दिया गया है, यदि कहेगा प्रथम भारतीय तब तो सबका सही हो जाएगा आर्यभट्ट। विश्व में प्रथम कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें से कोई नहीं, क्योंकि स्पुतनिक प्रथम जो है वह है विश्व में प्रथम। स्पुतनिक फर्स्ट है विश्व में प्रथम, तो यहाँ उसमें ऑप्शन है नहीं। अब यह बीपीएससी को निर्धारित करना है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद यह है कि आर्यभट्ट ही सही होगा, क्योंकि यदि नहीं दिया गया है तो लोग ज़्यादातर लोगों का ध्यान जाएगा इसी पर, क्योंकि ऑप्शन में तो आर्यभट्ट दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, अब अभी इस तरीके से यह इतने प्रश्न थे जिनको कि हमने डाउटफुल क्वेश्चन में रखा है, जिसका कि हमने सबूत के साथ रखा है। आप लोग अपना राय जरूर दें, क्योंकि आप लोगों के राय के द्वारा भी हमें पता चलेगा कि सही वास्तव में इसका आंसर क्या होना चाहिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को पहुँच सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अधिक